How was your relationship with money? हम चीज़ें सीखते आए कि भाई क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मनी किस तरीके से आपको मैनेज करना है। इंडियन फैमिली को ऑब्जर्व किया है, वो तो हमेशा पैसा बचाना है ये माइंडसेट बच्चों के दिमाग में डालते हैं। मैं आपको एक चीज़ बोलूंगा, मनी सेव्ड इज मनी अर्न। तो 400 रुपए की कॉफी और 40 रुपए की कॉफी के अंदर आपको क्या प्लेजर मिल रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू प्लान योर थिंग विद योर मनी? और उसमें सब कुछ आई एम आस्किंग द बाइफर्केशन ऑफ एवरीथिंग। लाइक 1 लाख अगर आप हर महीने कमा रहे हैं तो 20,000 रुपए आप हर महीने बचाइए। People are saying कि buying a house is not an asset, Yes. renting is better choice. आज आपका 12 लाख का पैकेज, कल आपका आज से 5 साल बाद आपका 30 लाख रुपए का पैकेज भी होगा। तो 30 × 3 करो, तब आप 90 लाख रुपए का Then फ्लैट you can खरीद सकते हैं। afford. Hello and welcome everyone. This is your host and host, founder and CEO Aerobay, Neha Chauhan, and welcome to the very special episode of the Aerobay podcast. You know, it's been a while since we shot our podcast with our favorite Iron Man, the product person. I'm hoping you guessed it by now, Mr. Nitin Choyal. Welcome to our episode, and I'm really excited for this particular episode today because आपके लास्ट एपिसोड के बाद आई थिंक सो मेनी ऑफ आवर व्यूअर्स दे लिटरली आस्क फॉर यू टू कम बैक एंड आई थिंक मे बी दे लाइक योर होल आइडिया अबाउट द इंडस्ट्री एंड कोलैबोरेशन. आई थिंक इफ यू रिमेंबर द लास्ट एपिसोड वाज ऑन टाटा. Mr. Ratan Tata ji, it was on, you know, we talked a lot about his work, his philanthropic work and current industry and all of that. Yes. तो हमने सोचा क्यों ना आपको वापस बुलाया जाए. So thank you so much हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए. कैसे हैं आप? आई एम गुड, आई एम ग्रेट। राइट, ग्रेट, लवली. तो आज के पॉडकास्ट का टॉपिक we were discussing a lot and there was so much of request from the people. We want to talk about the most taboo subject, that is money. Okay. राइट, बिकॉज मुझे लगता है कि मनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और अभी तक लोगों को लगता था कि वंस वी आर वेल सेटल्ड, जॉब पे चले जाएं, तब जाके मे बी वी कैन थिंक अबाउट मनी. बट आई थिंक मनी इज समथिंग बहुत अर्ली एज से हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए. Yes. तो बिकॉज यू हैव हैड योर ओन काइंड ऑफ जर्नी both in service, professional working industry to being an entrepreneur. Yes. So I want to start from asking you, how was your relationship with money? Growing up, जब आप बड़े हो रहे थे, क्या हमेशा से आपके पास बहुत पैसा था और you made your own fortune, your own money? And if you did, who guided you? आपका first instinct क्या था और क्यों था और आपने पैसे को कैसे figure out किया? Okay. सो यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, मैंने किस तरीके से लाइक शुरू से जो है, क्या मेरा जो शुरू से जो है, जैसे पेरेंट्स अपने को सबसे पहले गाइड करते हैं. ठीक है, जब भी अपन स्कूल्स के अंदर आते हैं, स्कूल के अंदर जब अपन जाते हैं तो स्कूल में क्या होता है, कई बार अपने को पिकनिक के लिए, कभी टूर के लिए, कभी कोई फेस्टिवल हुआ उसके लिए, तो अलग अलग चीज़ों के लिए क्या होता है कि वो पैसा जो है वो अपने से डायरेक्टली उस टाइम पे जो है वो मांगा जाता था. फिर अपन घर पे आके मदर फादर को अपन बोलते थे कि हमारे को इस तरह की चीज़ जो है हमारे को स्कूल के अंदर मांगी है, इस तरह की चीज़ होगी तो इसके लिए हमारे को इतना पैसा चाहिए. तो क्या होता है कि फिर पेरेंट्स अपने को बोलते थे कि नहीं यार, ये इतना वो नहीं है, अपन इतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, अपने को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आप मना कर दो. ठीक है, तो उस टाइम पे अपने को ऐसा लगता था कि अरे यार, बाकी मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा. ठीक है, क्योंकि क्या होता था, जैसे टूर होता था, टूर में आपने 5,000 10,000 अपने स्कूल को दिया, फिर स्कूल आपको लेके जाता था. बट उसमें क्या होता था, कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स ही जाते थे, बिकॉज क्या होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल कंडीशंस जो होती थी हर फैमिली की अच्छी नहीं होती थी. तो वहाँ से जो है हम चीज़ें सीखते आए कि भाई क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर. ठीक है, वहाँ से जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मनी किस तरीके से आपको मैनेज करना है, किस चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस चीज़ में नहीं करना चाहिए, वो वहाँ से जो है चलता आ रहा है. तो कॉलेज के अंदर भी जब आए तो कॉलेज के अंदर हमारे को एक फाइनेंशियल फंड मिलता था, दैट कि आपको 4,000 रुपये अगर आपको महीने का मिला तो ये 4,000 के अंदर आपको ये एक्सपेंसेस करने हैं. ठीक है, ऐसा नहीं होता था कि पेरेंट्स मना नहीं करते थे कि आपको पैसा नहीं मिलेगा. ठीक है, बट वो 4,000 के अंदर आपने क्या क्या एक्सपेंसेस करने हैं वो आपको उसी टाइम से मैनेज करना होता था. क्योंकि जब भी कोई अगर बाहर जाता है अदर देन द होम टाउन सिटी, ठीक है, तो उनको एक पॉकेट मनी दिया जाता है. ठीक है, जो सिटी के जो होम टाउन में भी रहते हैं उनको भी एक पॉकेट मनी दिया जाता है. बट वो पॉकेट मनी क्या होता है, कम अमाउंट होता है. बट जो बाहर जाते हैं उनको एक अमाउंट ज़्यादा मिलता है कि उनको आपका होम रेंट भी देना है,
आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी देना है, अगर आप कोई ट्यूशन या कोई कोचिंग कर रहे हो उसका भी आपको पैसा मैनेज करके चलना है, ठीक है। फिर आप फ्रेंड्स वगैरह के साथ में कब कहाँ घूमने जाते हो, मॉल वगैरह के अंदर जाते हो, तो आपको क्या एक्सपेंसेस करने हैं, ठीक है। वो सारा मैनेजमेंट जो है वो स्टार्टिंग से वहीं से जो है आ जाता है आजकल स्टूडेंट्स के पास में। तो वो अपने को क्या है, अभी जब जो यंगर स्टेज है लाइक 5th-6th क्लास से जब स्टूडेंट्स पैसा देखते हैं, अब जब अपन भी घर जाते हैं कई बार बच्चों के सामने भी पैसे की बात होती है कि आज बिजनेस में ये हुआ, आज सैलरी नहीं आई, आज सैलरी लेट आई, या आज सैलरी बढ़ के आई है, ठीक है। बिजनेस के अंदर भी होता है कि यार वो प्रोजेक्ट में इतना नुकसान हो गया, वो प्रोजेक्ट में इतना फ़ायदा हुआ। तो बच्चे कहीं ना कहीं जो होते हैं वो मनी और उस चीज़ों को जो है वो ऑब्जर्व करते ही हैं, तो वहीं से वो सीखते चले आते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसा कि अपना क्या आपको सच में लगता है कि बच्चे घर पर पैसों के बारे में सीखते हैं? बिकॉज जहाँ तक मैंने इंडियन फैमिली को ऑब्जर्व किया है, वो तो हमेशा पैसा बचाना है ये माइंडसेट बच्चों के दिमाग में डालते हैं। पैसा इन्वेस्ट करके उसको आगे कैसे ग्रो करना वो तो बहुत कम बताते हैं। हमेशा क्या बोलते हैं कि ज़्यादा खर्चा मत करो, ज़्यादा लग्जरी हॉलीडेज़ पे मत जाओ। आजकल एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि डोंट स्पेंड योर सिंगल मनी ऑन बाइंग अ कॉफ़ी, कि आप 400 रुपये की कॉफ़ी खरीद रहे हो। बट ऑन द सेम हैंड आई वॉज सीइंग दिस पॉडकास्ट, वहाँ पे वो बोलते हैं कि दीज आर लाइफ का छोटा छोटा स्मॉल हैप्पीनेस। आप उसको बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, ज़िंदगी भर सेविंग करने में लगे हुए हैं। आप हमेशा बच्चे को ये डरा के रखते हो कि पैसा ज़्यादा खर्च मत कर देना वरना सब खत्म हो जाएगा, रादर देन कि उसको बढ़ाना कैसे है। हाँ, तो वो चीज़ नहीं होता है। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, ठीक है। कि जो पैसा आप बचा रहे हो वही आप कमा भी रहे हो। बट बचाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपनी जो इच्छाएं हैं, ठीक है, आपको जो चाहिए, ठीक है, आप उनको हटा के और फिर आप अपना पैसा बचा रहे हो, उसको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप जैसा कह रहे हैं कि आप घूमने के लिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप घूमने मत जाओ, आप एक साल के अंदर एक बार या 2 बार घूमने जाओ, ठीक है। बट उसकी जो प्लानिंग है वो प्रॉपर करके जाओ। कि आप ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन के आपने टिकट पहले से बुक कर लिए, आप एकदम लास्ट में हरी के अंदर नहीं जा रहे हो। फ्लाइट से जा रहे हो तो फ्लाइट के टिकट भी आप पहले बुक करते हो तो आपको थोड़ा चीप पड़ता है। आप एकदम इंस्टेंट एंड वक्त पे नहीं जा रहे हो। होटल आपने जो चूज़ करा है वो होटल किस पर्पज से करा है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर क्या होता है, होटल, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस, होम स्टे, एयरबीएनबी, बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आपको किस पर्पज से किस जगह पे विजिट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप वो होटल पर चूज कर सकते हो। आपका फूड हो गया, ठीक है, आपको वहाँ पे ट्रैवल किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें आप मैनेज करके अगर करते हो तो आप 1 लाख रुपए का जो टूर है वो आप 70,000 से 80,000 के अंदर भी आप कर सकते हो। वी आर नॉट सेइंग कि ये करना नहीं है, वी आर सेइंग कि यू मैनेज इट प्रॉपर्ली। यस, उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। बिकॉज क्या होता है कि आज अगर आप एक्सप्लोर नहीं करोगे, आप घूमोगे फिरोगे नहीं, ठीक है, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाओगे, ठीक है, या आप मॉल के अंदर नहीं जाओगे, आप शॉपिंग के लिए बाहर नहीं जाओगे। जैसा भी आपने बोला कॉफ़ी के लिए, अगर आप 400 रुपये की कॉफ़ी पीते हो तो 400 रुपये की कॉफ़ी और 40 रुपये की कॉफ़ी के अंदर आपको क्या प्लेजर मिल रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आज अगर अपन बात करते हैं कि अगर आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाते हो या कोई नॉर्मल किसी लोकल शॉप का अगर पिज़्ज़ा खाते हो तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंस आपको खाने पे ही महसूस हो जाता है, और फीलिंग क्या आती है वो भी आपको महसूस हो जाती है। वो फीलिंग का भी पैसा है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि जो आप पैसा पे कर रहे हो ना, वो आप सिर्फ लग्जरी और उन चीज़ों का पे कर रहे हो। क्योंकि थड़ी के अंदर भी 5 रुपए की चाय मिलती है, जो कि लोग बिल्कुल सिगरेट के साथ में चाय ले ली, ठीक है, 2 बिस्किट के साथ चाय ले ली, तो उसका एक अलग एंजॉयमेंट है, अलग एक्सपीरियंस है। और अगर आप किसी मॉल के अंदर या किसी टी शॉप के अंदर जाके, बड़ी शॉप के अंदर आप जाके अगर चाय पीते हो तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंसेस की बात है। वही एक्सपीरियंसेस से क्या होता है कि फिर आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, मैनेज करते हो, उस चीज़ के लिए आपको फिर पैसा जो है वो इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक वो लाइफस्टाइल मैनेज और मेंटेन करने के लिए यू गोइंग टू नीड लॉट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। यस, वो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने एक्सपेंडिचर कंट्रोल में रखने पड़ेंगे, या फिर कैसे ग्रो करना है वो सब के बारे में पता होगा। हाउ वाज योर थॉट प्रोसेस लाइक व्हेन, जब आप अपना वेल्थ क्रिएशन कर रहे थे? ऑब्वियसली इनिशियली तो एक गेटिंग अ स्टेबल जॉब वहाँ से स्टार्ट होता है, एंड धीरे धीरे व्हेन यू प्लान नाउ डेज एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ, हाउ डू यू प्लान your thing with your money? और उसमें सब कुछ I'm asking the bifurcation of everything. For example, you are earning an X amount, उस X amount को आप कितना %, for example if you are planning to buy a house, तो आप कितना % उसके लिए loans and EMI, गाड़ी, petrol, all of that you going to keep, कितना % आप उस leisure and travel and time spend जो खुद को अच्छा करना लगता है उसके लिए keep, और कितना % you want to keep saving as in your account
जो बोलते हैं कि इमीडिएट फंड जो किसी इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए यूज़ हो सकता है, फॉर एग्जांपल यू गॉट सिक और एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसे सडन रीज़न की वजह से, हाउ एग्जैक्टली यू प्लान इट? तो उसके लिए मैं आपको है ना एक आपको मैं एक मेरा एक स्पेशल एक 7 रूल्स का एक पूरा बनाया हुआ है मेरे पास कि आप किस तरीके से फाइनेंशियल जो है आप किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। तो एक 7 पॉइंट्स का एक रूल है वो, ठीक है। पहला रूल जो कहता है वो है दैट इज 50-30-20 रूल है, ठीक है। इसमें क्या होता है 50% जो आपकी नीड्स है उनके ऊपर आप एक्सपेंसेस करो, लाइक आपका रेंट हो गया, आपका फूड हो गया, ठीक है, आपकी डेली जो लाइफ के अंदर आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो डेली लाइफ को रूटीन को चलाने के लिए जो आपको चाहिए उस पर आप 50% ऑफ द इनकम, आपका सपोज 1 लाख रुपए आपका इनकम है तो 50,000 यू कैन स्पेंड ओवर देयर। अच्छा, जो 30% ऑफ द इनकम है वो आप जो है आपके वेकेशंस, आपने न्यू कार लेनी है, ठीक है, और वैसी चीज़ों के ऊपर आप खर्च कर सकते हो, दैट 30%, ठीक है। आफ्टर दैट द 20%, जो 20% है वो आप एज अ किसी गोल के लिए कि लाइक सपोज आपको 5 साल बाद घर खरीदना है, आप उसके लिए सेव करो। So that will be 20% of that your is total 20% of your total income. Like 1 लाख अगर आप हर महीने कमा रहे हो तो 20,000 रुपए आप हर महीने बचाइए। तो अगर आपने साल भर के अंदर आपने बताया तो 2,40,000 रुपए आपने 1 साल का बचा लिया। 5 साल के अंदर आपने तकरीबन 12.5 लाख रुपए बचा लिए, 12 लाख रुपए आपने बचा लिए, ठीक है। फिर जब आप 12 लाख रुपए आप बात कर रहे हैं कि होम परचेज करने की, ठीक है, तो उसका जो सेकेंड रूल है उसके अंदर आपका क्या आता है, होम 3x रूल है वो, ठीक है, कि सपोज आपको अगर घर खरीदना है तो उसके अंदर क्या है आपका, दैट इज होम 3x रूल। होम 3x रूल के अंदर क्या है कि आपकी जितनी ग्रॉस इनकम है, ठीक है, उस ग्रॉस इनकम का 3 टाइम्स करिए, राइट, उतने का आप उस टाइम के अंदर आप वो मकान, आप फ्लैट या आपको जो भी हाउस खरीदना है आप खरीद सकते हैं। जैसे आपका 12 लाख रुपए आपका जो है, लेट्स से मेरा 12 लाख का पैकेज है, 12 लाख का आपका पैकेज है, तो 12 इंटू 3 दैट इज 36 लाख। 36 लाख की आप कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं। इतना कम? यस, बिकॉज मैंने आपको बताया जैसे बट अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा 12 लाख का पैकेज है और मैं किसी 1 करोड़ वाले घर में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, इज इट अ पुअर डिसीजन? दिस इज नॉट अ पुअर, दिस इज अ पुअर डिसीजन कि आप 1 करोड़ का अगर आप फ्लैट लेते हैं, ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि आपका अभी आप चाह रहे हैं कि सर कि अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करें जिसमें अपने को खुशी भी हो, अपने को ग्रोथ भी हो, अपनी लर्निंग भी हो, मेरी फैमिली भी प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के साथ में अगर आपने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किया तो आप वो कहाँ करेंगे कि सपोज मैंने 12 लाख की मेरी इनकम है, 12 लाख में से मैं सपोज 50,000 EMI भर दूं, अगर आप 1 करोड़ की बात करते हैं तो आपको 1 करोड़ की EMI कितनी आएगी? आज के टाइम पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 9.25-9.5% के आसपास इंटरेस्ट चल रहा है होम लोन का, ठीक है। तो अगर आप 1 करोड़ का अगर आप इंटरेस्ट और EMIs अगर निकालने जाएंगे तो वो EMI ही आपकी बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो वो EMI आप कब कितने सालों तक भरोगे? यानी कि अगर आपने सपोज 30 साल की EMI ली है, यानी कि 30 साल तक आपने वो जो लोन का बर्डन है वो आपके सर के ऊपर है। आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो, माइंड से आप फ्री नहीं हो। शायद यही रीजन है कि आजकल पीपल आर सेइंग कि बाइंग अ हाउस इज नॉट एन एसेट, रेंटिंग इज बेटर चॉइस, कि आप अगले 20 और 30 साल के लिए वो EMI और लोन और पेइंग बैक टू द बैंक्स वाली साइकिल में फंस गए। बिल्कुल, तो वो चीज़ें, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको घर खरीदना है, ठीक है, आपने लाइफ के अंदर एक घर खरीद लिया, बट आज मत खरीदो। आज आपका 12 लाख का पैकेज है, कल आपका आज से 5 साल बाद आपका 30 लाख रुपए का पैकेज भी होगा, तो 30 इंटू 3 करो, तब आप 90 लाख रुपए का फ्लैट खरीद सकते हो। yes. तब वो घर अपना लाइबिलिटी से एसेट बन जाएगा। यस, तब आप वो घर खरीद सकते हो, तब आपको एक फाइनेंशियल टेंशन जो होती है वो नहीं होगी, ठीक है। एक रूल है 300 रूल। 300 रूल के अंदर क्या है आपका कि आप करंट आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है वो आप निकाल लीजिए, ठीक है, ठीक है। वो निकालने के बाद उसको 300 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। लेट से आपका 10,000 रुपीज मंथली एक्सपेंसेस आता है, आपका बेसिक एक्सपेंसेस, ठीक है, जो आपको चाहिए, ठीक है। सपोज आपने अगर होम परचेज कर लिया इन द मीन टाइम 10 साल 15 साल 20 साल के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेट से अपन मान लेते हैं एक बार 20,000 रुपया महीने का मान लेते हैं, तो 20,000 को 300 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो अमाउंट आता है वो अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है सेम जो आप लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, वो लाइफस्टाइल आपको रिटायरमेंट के बाद सेम लाइफस्टाइल
रखनी है तो वो अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है। सो वो अमाउंट इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिकॉज आप 55-60 के बाद में आप जरूरी नहीं ना कि आप कमाओगे। ठीक है, आप ऑब्वियसली वी हैव टू डू अ रिटायरमेंट प्लान आल्सो कि तो रिटायरमेंट जो लोग बहुत अच्छे से प्लान करते हैं वो लोग 40 के बाद भी रिटायर हो जाते हैं। यस, तो वो 40 के बाद भी रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, कि उनके पास उतना पैसा होता है कि हाँ भाई अब मैं नहीं कमाऊंगा तो भी मैं अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है, अपग्रेड ना मेंटेन में कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपका था थर्ड रूल। एक रूल है 72 का। 72 रूल के अंदर क्या है कि आप जो बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, होम परचेज करने की, ठीक है, तो उसमें क्या है कि या अब इन्वेस्ट करते हैं सपोज LIC म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स और इनके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उसमें ये फाइंड आउट करिए कि आप पहले आपने 6 मंथ्स और 1 ईयर की आपने एक स्टडी करी, उसके अंदर आप ये फाइंड आउट करिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में डबल हो रहा है। वो फिगर निकालिए पहले। ठीक है, वो फिगर सपोज मेरा वो कैसे निकलेगा आपका, जो भी आपका टाइम वो है आपका, ठीक है, लाइक 10% इंटरेस्ट है कि 10% आपने जो कैलकुलेशन करी 1 साल की, उसमें आपके पास 10% निकल के आया कि 10% इंटरेस्ट से जो है ये स्टॉक बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो वो 10% को आप 72 से डिवाइड करिए। राइट, ठीक है, ठीक है, तो 7.2 आया, तो 7.2 ईयर्स के अंदर आपका पैसा डबल होगा, तभी आप इन्वेस्ट करिए। कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का टाइम कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि मेरा इतने टाइम में इतना पैसा जो है वो क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को तो SIP एंड म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट का लॉजिक भी समझ नहीं आता। आई थिंक अपने मदर फादर की जनरेशन तक FD एंड LIC एंड वो सब होता था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड म्यूचुअल फंड्स एंड बाकी सारी चीजें। और वो क्योंकि क्या होता है, अब क्या है, अपने को शॉर्ट टर्म में चाहिए यार, 1 साल में कुछ फायदा हो जाए, 2 साल में कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, होता है कई स्टॉक्स के अंदर और कई म्यूचुअल फंड्स के अंदर होता है, बट कई जगह पे क्या है कि उल्टा भी हो जाता है वो। ठीक है, तो उससे जो है लोगों को लॉस होता है, फिर वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम और फिर वही उनके जो है वो, अब जो आप बात कर रहे हैं कि भाई कई लोग सोचते हैं कि यार घूमने क्यों जाएं, क्यों पैसा बर्बाद करें, फिर वो वैसी सोच आने लगती है कि मैं पैसा कैसे बचाऊं। ठीक है, तो पैसा बचाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करके आपको फ्री होना है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। पैसे बचाने से जिंदगी आसान नहीं होती है। ठीक है, फिर अपना आता है 5th रूल। 5th रूल में क्या है, 24-10 रूल है ये। ठीक है, जब भी आप कार खरीदते हैं, ठीक है, तो आप कार तभी खरीदिए जब आपका ये रूल अप्लाई होता है। इसमें क्या है, 20% आप डाउन पेमेंट करिए। ठीक है, 4 इयर्स का आप EMI प्लान लीजिए। ठीक है, और 10 का मतलब है 10% ऑफ योर इनकम ही उस EMI के अंदर जानी चाहिए। लेट्स से 1 लाख आपकी इनकम है तो 10,000 तक ही आपकी EMI होनी चाहिए उसके अंदर, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर उससे ज्यादा होगी तो फिर आपका जो है रूटीन, जो डिफरेंट रूटीन जो अपन ने बात करी थी कि 50% ऑफ योर नीड्स, ठीक है, वो आपकी धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी। कि आपने जो यहाँ 50% बचाया हुआ है वो फिर खाली होने लग जाता है, बिकॉज़ आप कहीं और से तो आज अगर आप एक पनीर की सब्जी और एक दाल खा रहे थे, बाद में आप सिर्फ दाल खा रहे होंगे, सिर्फ पनीर की सब्जी सिर्फ पनीर की सब्जी खा रहे होंगे, यार 2 सब्जी क्यों बनानी है अपने को। राइट, ठीक है, तो ये रूल कहता है अपने को। एंड ये बहुत शॉकिंग है कि हाफ ऑफ द पीपल व्हेन दे बाय कार they don't buy car based on their logical investment wala process है, they buy car just because they like it. Yes. For example, if I'm just on a normal package and I'll be like मुझे Mercedes S class लेनी है without calculating this thing, and वहाँ से the whole downfall of पूरा financial और वो burden का वो process स्टार्ट होता है. Yes, इसी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल, एक रियल स्टोरी आप मैं बताऊंगा आपको मैं कि वन ऑफ माय फ्रेंड, ठीक है, नाम मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, उसने क्या करा कि व्हेन वी आर इन डेवलपिंग स्टेज, ठीक है, जब हम काफ़ी सारा हमारे को प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, हम ग्रो नहीं कर पा रहे थे, सो ही यूज्ड टू बाय अ कार. उसने कार खरीदनी थी, तो उसने क्या करा, उसने बोला कि यार मेरा 6-7 लाख रुपए तक मैं कार खरीद सकता हूँ. ठीक है, हमने बोला यार 6-7, लेकिन उसका सपना था 12 लाख रुपए की कार खरीदने का. अच्छा. फिर उसने वो 12 लाख रुपए की कार ली. अब 12 लाख रुपए की कार लेने के बाद में उसको मेंटेन करना, उसमें फ्यूल डलाना, ठीक है. हाँ, बिकॉज कार खरीदना सिर्फ कार खरीदने का एक्सपेंस नहीं है ना, देन यू हैव टू सर्विस और सारी चीजें. जब आप कार खरीदोगे उसको चलाओगे भी, ठीक है, फिर उसको मेंटेन भी रखना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है जब नई कार होती है तब उसको आप ज्यादा साफ करते हो, ज्यादा नई रखने की कोशिश करते हो, उसके अंदर भी पैसा खर्चा होता है, ठीक है. लेकिन बट क्या होता है कि फिर वो इंसान सोचता नहीं कई बार, ठीक है, तो वहां पे जो है वो प्रॉब्लम होती है. तो वहां पे क्या है कि वो उसका डिसीजन उसके लिए कैसा रहा आगे फ्यूचर में? वो जो डिसीजन था वो उसका फेलियर था.
अच्छा। ठीक है, उसकी कार बहुत ज़्यादा चलती नहीं थी, ठीक है, जब चलती थी तो जब मम्मी पापा को काम होता था सिर्फ वही लेके जाते थे, ठीक है, उसको ज़्यादा नहीं वो होता था, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। प्लस एक चीज़ और क्या होती है कि वेल्थ इज 80% हैबिट एंड 20% मैथ, ठीक है। अगर आपने अपनी हैबिट सुधार ली तो आप अपनी मैथ को वो इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज वेल्थ मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है कि एंड हैबिट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग ना, डे टू डे वर्क, द काइंड ऑफ क्लोथ्स यू वेयर, पार्टीज यू गो, थिंग्स यू बाय, कैसा खाना, ऑल ऑफ दैट, राइट। बस वही हैबिट अगर आपने मेंटेन कर ली तो आपका 80% से ऑटोमेटिकली 60% पे आएगा, देन 40% योर मैथ विल वर्क। कि मैंने पूरे महीने की जैसे जो भी सैलरीड पर्सन होता है उसकी जो मैथ है वो क्लियर होती है। क्या मेरे को हाउस रेंट देना है, मेरा बिजली का खर्चा इतना आएगा, मेरा पानी का खर्चा इतना आएगा, मेरा फूड एक्सपेंसेस ये हैं, ये एक्सपेंसेस, तो वो सारे एक्सपेंसेस उसके कैलकुलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, सैलरीड पर्सन से तो वो इतना ज़्यादा वो नहीं करता, उसे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचता वो, ठीक है। तो वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ज़रूरी है, बट रिड्यूसिंग योर हैबिट्स, आप किसी चीज़ पे काम करो, इन्वेस्ट करो आप पैसा, ठीक है। आप जैसे स्टॉक मार्केट है, ठीक है, उन पे आप काम करो, अगर आप उसमें इंटरेस्ट आता है, अगर आप कर पाते हो तो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके पैसा कमाओ। बिकॉज पैसा आप दो ही तरीके से कमा सकते हो, कि या तो इन्वेस्ट करो, ठीक है, और इन्वेस्ट करे हुए पैसे को वापस इन्वेस्ट करो। तो ये दो ही तरीके हैं, री इन्वेस्टिंग एंड री इन्वेस्टिंग, उसी से आप पैसा कमा सकते हो, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप जॉब करोगे आपको पैसा मिलेगा, सिर्फ आप अपनी लाइफस्टाइल इनकमिंग एंड आउटगोइंग वो सेम है, कोई वो उतना ही वेल्थ ऐड नहीं करने वाला है, बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा वेल्थ ऐड नहीं करने वाला है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट वेल्थ, आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ का वन ऑफ द, पहले वर्स्ट की बात करते हैं, वर्स्ट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन किसी भी चीज़ में, प्रोफेशनली, पर्सनली, किस लेवल पे यू थिंक कि मैंने वो डिसीजन लिया उसकी वजह से मुझे लाइफ में अगले 1-2 साल सफ़र करना पड़ा और वो पुअर फाइनेंशियल डिसीजन था। एंड आफ्टर दैट वी कैन टॉक अबाउट वन गुड फाइनेंशियल डिसीजन ऑल्सो विच यू थिंक यू डिड गुड इन दैट पार्ट। ओके, सो इसके लिए मैं आपको, जो मेरा फाइनेंशियल डिसीजन जो सबसे गलत गया था, ठीक है, वो था, मैंने लाइफ के अंदर जैसे मेरा कॉलेज पास आउट हुआ, फिर मैंने जॉब किया, ठीक है, दैट वाज माय गुड डिसीजन। जॉब करने के बाद में जो है मैंने सेकेंडली फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा उसी जॉब के अंदर, ठीक है। फिर वो उस बिजनेस के साथ साथ मैंने एक बिजनेस और करा जिसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, बट वी आर पैशनेट अबाउट दैट बिजनेस। तो हमारे को बहुत प्यार था, हमारे को ऐसा नहीं यार ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या, हमने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, रेस्टोरेंट बिजनेस। तो दैट रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर क्या था, हमारे को बहुत ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, कहाँ से शेफ्स लेके आने हैं, ठीक है, मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, लोकेशन क्या होनी चाहिए, इंटीरियर क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। एंड रेस्टोरेंट बिजनेस इज अ ट्रिकी वन ऑल्सो ना, कि आप मान लो जो भी इन्वेंट्री में सामान वगैरह रखा है, अगर डे टू डे उतना नहीं डिमांड आ रहा है तो फिर रेस्टोरेंट बिजनेस में क्या होता है ना कि आपको इनिशियली ना आपको 100% देना पड़ता है, ठीक है। कि अगर सपोज आपका 12 घंटे 13 घंटे रेस्टोरेंट चल रहा है ना, तो आपको 17 घंटे देने होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है 12 घंटे तो आपको फिजिकली देने होते हैं कि कस्टमर मेरा हैप्पी रहे, ठीक है। बाकी की जो 5 घंटे 4 घंटे की जो प्रिपरेशन होती है ना, वो प्रिपरेशन होती है फॉर दैट 12 आवर्स। कि आपको सपोज आप फ्रूट्स वगैरह हो गए आपके, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गई, आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो खाने के अंदर लगते हैं, वो आपने कितने परचेज करने हैं, कहाँ से परचेज करने हैं, फ्रेश है या नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि कस्टमर को क्या होता है कि जैसे आप फूड सर्व करते हो, अगर उसको कोई भी अलग स्मेल आई, ठीक है, या कोई भी वेजिटेबल है खराब निकला या थोड़ा सा भी मतलब कुछ गड़बड़ हुआ, तो वो पूरा रिजेक्ट कर देगा। अब रिजेक्ट कर दिया, अगर सपोज आपने 250 रुपये या 300 रुपये की सब्जी कोई ऑर्डर करी है, वो उसने रिजेक्ट कर दी, तो वो तो गई आपकी डस्टबिन के अंदर, तो वो तो सीधे डायरेक्ट लॉस में वो गया। हाँ, और फिर क्या होता है कि शेफ ने निकाला नया पैकेट, उससे बनाया और दे दिया, ठीक है। और क्या होता है कि अपने घर पे जो खाना बनता है, ठीक है, वो उसके अंदर एक्सपेंसेस कम आते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स और लिमिटेड टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, ठीक है। बट जब रेस्टोरेंट के अंदर बनता है तो रेस्टोरेंट में क्या होता है, सब चीज़ें अंदाजे से चलती हैं कि उसका जो हाथ अगर बैठा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग सामान लगता है। तो उसमें आपका घी 2 चम्मच भी लगा, 4 चम्मच भी लगा, तो कोई यू कैन कंट्रोल इट, यू कैन नॉट कंट्रोल, तो वो प्रॉब्लम होती है। तो वो ध्यान देना इनिशियली, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपका जाता है। प्लस मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग बहुत ज़रूरी है कि आपका फुटफॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है,
वो भी इम्पोर्टेंट So that was your one of the riskiest investment. यस वो मेरा सबसे रिस्कीस्ट इन्वेस्टमेंट था. सो उसी से मैंने एक चीज़ और सीखी थी, वो मेरा 6th रूल भी है, जो ये अपना टॉपिक चल रहा था. हाँ. उसका मेरा 6th रूल भी है, दैट इज 3 to 6x ऑफ इमरजेंसी फंड रूल. उसमें क्या है 3 to 6x. यस, अब 6x क्या है? x इज अ मंथ. कि आपके पास 3 से 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए. वो 3 से 6 महीने का बेसिक एक्सपेंडिचर जो है आपका, ठीक है, उसमें आपके मंथली क्या खर्चे हो रहे हैं लिविंग के लिए, ठीक है, वो आप निकाल के वो एक फंड अलग से सेव करके रख लो. दैट इज योर इमरजेंसी फंड. राइट. बिकॉज जब मैंने रेस्टोरेंट शट डाउन किया था, ठीक है, तो मेरे पास काफ़ी लिमिटेड फंड था. और उसके जस्ट बाद मेरी शादी भी थी, ठीक है. तो अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं शादी के अंदर पैसा लगाऊं वो वाला, ठीक है, या मेरी लाइफस्टाइल और लिविंग के ऊपर मैं पैसा लगाऊं. तो वो मेरा काफ़ी ग्लिचिंग, मतलब बहुत काफ़ी टफ टाइम था वो. तो उसके लिए कि आपने लाइफ में 2 मेजर डिसीजन ऑलमोस्ट थे, बहुत क्लोज टाइम वो क्लोज टाइम पे थे. तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो इमरजेंसी फंड जो है वो आपका काम आता है, ठीक है. बट क्योंकि मेरे 2 डिसीजन एकदम से हो गए थे, तो वहाँ पे जो है थोड़ा एक काफ़ी टफ टाइम था, जो कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है. और एक है आपका 7th रूल, लास्ट, ठीक है, लास्ट 7th रूल है, वो है आपकी हेल्थ के ऊपर, ठीक है, जो कि आप हमेशा चाहते हो कि यार मेरी हेल्थ बिल्कुल सही रहे, सो दैट कि मेरी जो बैक में पीछे जो मेरी फैमिली है, ठीक है, वो भी बिल्कुल सेफ रहे. तो उसके लिए आप क्या होता है, आपको इंश्योरेंस प्लान लेने होते हैं, ठीक है. तो आप इंश्योरेंस प्लान किस तरह का लीजिए कि जो भी आपकी एनुअल इनकम है, ग्रॉस इनकम है, ठीक है, उस ग्रॉस इनकम का 5x और 6x का प्लान लीजिए. लाइक आपने अगर 12 लाख आपकी इनकम है, तो आपका जो इंश्योरेंस प्लान होता है, प्रोटेक्शन प्लान होता है, वो आपका कम से कम 60 लाख और 70 लाख के आसपास होना चाहिए. अच्छा. So that emergency your health insurance should be much higher. Not health insurance but life insurance. Life insurance. वो उतना आपका होना चाहिए. वो important. And I think health insurance होना या life insurance होना is very very important. Very important. आजकल I think there's new kind of insurance, term insurance करके भी आती है. Term insurance भी है. तो उसमें आपका जो है मंथली आपका पैसा जाता है कि आप हर मंथ आप कितना एक अमाउंट आता है, वो एज के अकॉर्डिंग आपका आता है कि अगर आप बिलो 30 ईयर्स है तो आपकी इतनी EMI बनेगी, आप 40 ईयर्स हैं तो आपकी इतनी EMI बनेगी. तो उस तरीके से टर्म इंश्योरेंस भी चलते हैं. तो काफ़ी अच्छी हेल्थ पॉलिसीज़ और इंश्योरेंस और इस तरह की पॉलिसीज़ काफ़ी हैं अभी. राइट. सो यू आर सेइंग बेसिकली जो भी हम लोगों की इनकम है उसमें सबसे पहले कैलकुलेशन, जो आपका 50-30-20 वाला प्रोसेस था, उससे पूरा कैलकुलेशन में अवेयरनेस हो कि वो 50% फंड तो कहीं शेक ना हो, एंड बाकी का वी कैन इन्वेस्ट. हाँ. अपने को अगर घर खरीदना है तो उसके लिए स्पेसिफिक एक रूल है, आप उसको फॉलो करो. अगर आपको कार खरीदनी है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल है. इमरजेंसी फंड के लिए एक रूल है कि आप इमरजेंसी के लिए बचा के रखो. एंड आई फील टुगेदर ऑल ऑफ दिस स्मॉल क्योंकि छोटी चीजें, ऐसा नहीं है कि बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए बहुत ज्यादा हमें बुक्स पढ़नी पड़ रही है. एंड इट्स जस्ट ऑल सिंपल प्रोसेस जो हम लाइफ में अप्लाई कर दे तो आई थिंक ऑटोमेटिकली सब अलाइन हो जाएगा. बिल्कुल, वही मैंने आपको बोला ना कि वेल्थ इज 80% हैबिट्स एंड 20% मैथ. तो जो 20% मैथ अपन ने की होती है ना कि अपन यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे, ठीक है, फिर जैसे अपनी सैलरी आती है, अब अपन देखते अरे नहीं यार वो जैकेट खरीदनी थी, हाँ, वो गॉगल्स खरीदने थे, हाँ, वो मर्चेंडाइज खरीदनी थी, तो अपन उस पे हैबिट्स पे चले जाते हैं फिर. right. तो 20% मैथ जो होती है ना अपनी, वो 20 की 20 रह जाती है. और उससे भी डिक्रीज हो जाती है, 10% पे भी चली जाती है. हाँ. तो वो अगर मेरी 50 रहे, हैबिट्स भी 50 रहे, तो मेरा एक वेल्थ का जो बैलेंस है वो हमेशा बना रहेगा. दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड फॉर द यंगर स्टूडेंट, जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो घरों में हैं, अब कितने % सच में घर से सीख पाते हैं, क्या डिपेंडिंग क्या माहौल है क्या नहीं है, कितने % स्कूल से सीख सकते हैं, क्या एक 1 piece ऑफ एडवाइस यू थिंक वी कैन इम्प्लीमेंट एंड गिव टू आवर पेरेंट्स, जो वो फॉलो कर सके, ताकि ये छोटी छोटी चीज़ों में एटलीस्ट 1 या 2 कितना भी वो जितना अपने लेवल पे अप्लाई कर सके बच्चों की लर्निंग में, जिससे बच्चे एक लेवल ऑफ फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग की तरफ मूव करें. हाँ, तो अभी क्या है कि स्टूडेंट्स को जब बच्चे जब घर पे रहते हैं तो घर पे किस तरह का कल्चर रहता है ना फाइनेंशियल को लेके, ठीक है. तो अगर किसी के घर में ये इस तरह का है कि नहीं यार कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, अपन आगे मेहनत करके और बनाएंगे, ठीक है. अब की बार जो गलती करी थी वो ध्यान में रखते हुए अगली बार वो गलती नहीं करेंगे, ठीक है. तो जहाँ पे इन्वेस्ट किया था, अरे यार नहीं वो गलत हो गया, चलो दूसरी जगह इन्वेस्ट कर. तो अगर वो पॉजिटिव माइंड के अंदर चलता रहता है तो स्टूडेंट बच्चा जो है वो भी वही सीखता है आपके घर पे, ठीक है. बट बच्चे को अगर आप ये सिखाओगे अरे नहीं यार फेल हो गए, ओहो, फिर वो बच्चा भी वही सीखता है कि नहीं यार
ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ठीक है, इसलिए ये पैसा यहाँ नहीं लगाना चाहिए था, अपन काय को लगाएं, अपनी जिंदगी चल रही है बढ़िया। तो वो अगर माइंडसेट होता है तो वो लॉजिक काम नहीं करता। वो लॉजिक फिर उस तरीके से काम करेगा आपका, फिर वो नेगेटिव साइड के अंदर जो पैसे से डराता है, वो स्कैरसिटी क्रिएट करता है। तो वही है। अब जैसे आपने एक अभी मूवी आई थी, उसमें था रिस्क है तो इश्क है, तो वो रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है। वो रिस्क नहीं लोगे तो आप आगे नहीं वो कर सकते, क्योंकि बहुत से अब जितने भी हैं, जैसे अंबानी जी हैं, ठीक है, आपके रतन टाटा जी हैं, इन्होंने भी कितने रिस्क लिए हैं। अब अपन ने पिछले एपिसोड के अंदर शूट किया था कि जो नैनो वाला जो प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, उसकी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें भी उसके बावजूद रतन टाटा जी ने जो है रिस्क लिया था, लॉन्च किया था, और उसके पीछे बहुत अच्छा विजन भी था कि हर किसी के पास गाड़ी, हर किसी के पास अफोर्डेबल। आज आप रिजल्ट देख लीजिए, आज कितनी सारी टाटा की बहुत सारी गाड़ियां चल रही है, बाकी जो है कंपनी बंद भी हो गई है। तो वो चीज़ है, तो वो रिस्क लेना ज़रूरी है। तो पहले नॉलेज लो, पैसे को पहले बाद में रखो, पहले नॉलेज लो, उसके बारे में सीखो, एक्सपीरियंस करो, ठीक है। पूरी उसकी केस स्टडी बनाओ कि किसने इन्वेस्ट किया था, किसने नहीं किया था, कब स्टार्ट हुई थी कंपनी जिसमें इन्वेस्ट किया था, ठीक है। वो सारा करने के बाद में फिर आप उसको मनी पे लेके आओ कि अब हाँ अपन अब इन्वेस्ट कर सकते हैं, मनी को अपन यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरीके से अगर अपन बच्चों को सिखाएंगे तो दैट विल बी गुड। और उनको ये भी सिखाना चाहिए कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कि सपोज अगर आप बर्गर खा रहे हो तो आप बर्गर खा सकते हो, लेकिन रोज बर्गर मत खाओ। कि लाइफ में चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम होपिंग दैट ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स लर्न समथिंग टुडे। इफ वी हैव टू समराइज इट, वुड यू क्विकली लाइक टू समराइज फॉर ऑल ऑफ द व्यूअर्स, राइट फ्रॉम कि बच्चे को हम लोग किस तरीके का एनवायरनमेंट दे to the professional level पे when we talk about mutual fund investment, if quickly you can summarize it all of the learning today 4-5-6 लाइनों में, it would be lovely. बच्चों को अपने को ये करना चाहिए कि मनी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, बट ये मनी के लिए अपने को उसको नॉलेज देनी चाहिए कि अपन किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं और इसकी क्या वर्थ है। अगर अपन उसको उस चीज़ की वैल्यू समझाएंगे तो बच्चा समझेगा और वही चीज़ वो सीखेगा, ठीक है। आज अगर अपन खाने की भी बात करते हैं तो अपने पास खाने की भी वैरायटी होती है, 100 रुपये का खाना भी होता है और 1000 रुपये का भी खाना होता है, बट इंपॉर्टेंट है कि कब अपन कौन सा चीज़ ऑप्ट करते हैं, ठीक है। तो वो बच्चों को समझानी चाहिए, वो नंबर 1 पार्ट हो गया। फिर आपका आप गया नॉलेज कि नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए, ठीक है। अगर उस नॉलेज के पीछे अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो तो पैसा खर्च भी करना चाहिए आपको, क्योंकि आपने जहाँ पे पैसा खर्च किया है अगर आपको नॉलेज नहीं मिली है तो वो बेकार है। तो अगर आपके कहीं पे नॉलेज मिल रही है और उसके लिए आपको पे करना होता है तो यू कैन पे, बिकॉज वो नॉलेज किसी ना किसी वर्थ की तो होगी जो आपको वापस से कुछ ना कुछ पैसा बना के ही देगी। एग्जैक्टली, ठीक है। कि अगर आपके पास पैसा नहीं है बट यू आर नॉलेजेबल, आपको चीज़ों के बारे में पता है, इन्वेस्टिंग के बारे में पता है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। बिल्कुल। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि कुछ नॉलेज ऐसी भी है कि उस पर आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट नॉलेज तो लो। क्या पता आप उससे कुछ पैसा बना भी सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द नंबर 2, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, व्हाट इज द थर्ड पीस ऑफ एडवाइस? थर्ड पीस ऑफ एडवाइस के बच्चों को जो है ज़्यादा पैसा नहीं है ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बल्कि उनको समझाना चाहिए कि देखो बेटा, आप जो चीज़ मांग रहे हो वो चीज़ उस अमाउंट के अंदर वर्थ इट नहीं है, आप उसी चीज का कोई दूसरा आइटम सेलेक्ट उससे बच्चों को थोड़ा वैल्यू क्रिएशन पता चलेगी इस चीज की इंपॉर्टेंस है उस बिल्कुल। आज अगर अपन 1 लाख रुपए का लैपटॉप लेते हैं बट अपने बच्चे का काम जो है वो 40,000 रुपए के लैपटॉप में भी हो सकता है, तो वो 40,000 रुपए के लिए उसको वर्थ समझाओ पहले कि देख बेटा 1 लाख रुपए के अंदर अपना ये चीज हो रही है और 40,000 वाले के अंदर तेरे पास जो तेरे को काम चाहिए पर्पस सॉल्व हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि 1 लाख की चीजें की उस टाइम पे जरूरत हो और लेनी पड़े। बिल्कुल 40,000 वाली चीज भी सेम काम कर रही है। वो वैल्यू चीज हो गई, ठीक है। फिर एक वैल्यू और होती है कि जो आपके पास है आप उसकी भी इज्जत करना, उसकी भी वैल्यू करना सीखो, सो दैट क्या होगा कि स्टूडेंट को, बच्चों को ये पता चलेगा कि हाँ, अगर मैंने ये चीज पे अगर 100 रुपया भी खर्च किया है तो मैं इसको 1000 रुपए का काम में ले लूं, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है। सो ऑल ऑफ दीज 3 थिंग्स जो आज हमें नितिन जी ने बताई, कीप ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन माइंड। एंड फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीड ऑफ द आवर। हमें लगता है कि सबको सीखनी चाहिए, बच्चे से लेके बूढ़े तक, हर एज ग्रुप में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। And on that note, we'll take a leave today. Thank you so much नितिन जी for joining our podcast. अगर आप चाहते हैं हम आपको ऐसे ही more amazing learning podcast deliver करते रहे, तो don't forget to like, subscribe and share on our YouTube channel. Yes. The Aerobay Podcast. The Aerobay Podcast. Thank you. Bye.
बाय.